तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूं LLB सेकेंड ईयर, सेम हमारा थर्ड, एक्ट हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, कोड हमारा 3003, क्वेश्चन नंबर है हमारा 17 यानी 17 नंबर का क्वेश्चन है। अब से पहले ऑलरेडी आपके मैं 16 क्वेश्चन आपके करा चुका हूं। आप प्ले लिस्ट पे जाकर इन 16 क्वेश्चनों को देख लीजिएगा। आपके लिए ये जो 17 क्वेश्चन है आपके पेपर के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, आपका जो पेपर है 80% प्लस जो आपका पेपर इसी से आ जाएगा, 17 वीडियो से ही। ठीक है, आप इनकी तैयारी कर लेना, आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, हमारा जो क्वेश्चन है आज का वो है प्रतिषेध। प्रतिषेध लेख, या जिसे हम प्रतिषेध रिट भी बोलते हैं। अब से पहले मैं आपकी 4 रिट और करा चुका हूं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार प्रेक्षा, उत्प्रेषण, 4 रिट आपकी करा चुका हूं। यह है आपकी रिट नंबर 5। ये जो 5 नंबर की आपकी जो रिट है प्रतिषेध, और इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन कराया था आपका 16 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 16, उसमें कराया था मैंने उत्प्रेषण। ठीक है, इन दो रिटों को, उत्प्रेषण और प्रतिषेध रिटों को आपस में दो भाई बोला जाता है, दो भाई बोला जाता है। यानी कि दोनों का काम क्या है, एक ही जैसा है, इनमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। तो ये जो रिट है हमें बहुत ज्यादा क्या करती है, कंफ्यूज करती है। तो इसके कंफ्यूजन को हम बस 2 मिनट में खत्म कर देंगे। उसके बाद जब हम अपने क्वेश्चन को देखेंगे उसके बाद आपके अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे हम अपने प्रतिषेध और उत्प्रेषण को। सबसे पहले देखेंगे अपने उत्प्रेषण को, क्योंकि अब से पहले मैं उत्प्रेषण करा चुका हूं तो आपकी समझ में थोड़ा अच्छे से आ जाएगा। उत्प्रेषण में क्या होता था कि जैसे कोई वरिष्ठ न्यायालय होते थे, वरिष्ठ न्यायालय, और एक होते थे अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है, यानी इनको कह लो उच्चतम न्यायालय। ठीक है, जैसे सुप्रीम कोर्ट है हमारा, और इसके अंदर जो हमारे हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सब और जो अन्य न्यायालय हैं जो विभिन्न विभिन्न प्रकार से कार्य करते हैं, वो सभी यहाँ पे न्यायालय आ जाते हैं। ठीक है, होता क्या है, जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, अगर वो किसी केस में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी केस में, अधीनस्थ न्यायालय में मैं बता चुका हूं आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, और जो अन्य जो कार्य करते हैं वो सभी आ जाते हैं। अगर इनमें से किसी कोर्ट ने कोई निर्णय दिया है, ठीक है, और वो निर्णय कैसा है, गलत है, ठीक है, तो उसमें दोबारा से जजमेंट के लिए, उस केस की दोबारा से सुनवाई करने के लिए, ये वरिष्ठ न्यायालय यानी जो उच्चतम न्यायालय है हमारा सुप्रीम कोर्ट, इनको उत्प्रेषण रिट द्वारा उस केस को दोबारा से पुनः सुनने के लिए कहेगा कि इस केस को आप हमारे पास भेजिए और इस केस को हम दोबारा से देखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है उत्प्रेषण में, कि निर्णय जो दे दिया जाता है किसके द्वारा, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा। कभी कभार ऐसा होता है कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है हमारा, उसके द्वारा कोई निर्णय दे दिया जाता है, और वो निर्णय कैसा होता है, गलत होता है। या ऐसा होता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एक क्या होता है, क्षेत्राधिकार होता है, प्रत्येक कोर्ट का होता है, अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ही वो निर्णय दे सकता है।
लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने निर्णय दिया है वो क्या है, उसके क्षेत्र अधिकार में नहीं आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के में, और उसने फिर भी क्या दे दिया, न्यायाधीश ने निर्णय दे दिया। तो हाई कोर्ट क्या बोलेगा कि भाई आपका पहले तो अधिकार ही नहीं था उसमें निर्णय देने का, किससे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, और दूसरी बात आपने जो निर्णय दिया है वो क्या है, गलत है। ठीक है, एक तो गलत दिया है और दूसरा आपका क्षेत्र अधिकारी नहीं था। तो आप एक काम करो, इस केस को हाई कोर्ट भेजो, किसके द्वारा, उत्प्रेषण रिट के द्वारा। अब बात आती है, इसको दोबारा समझा देंगे जो बता रहा हूं। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा हाई कोर्ट में जाएगा। अगर ऐसा केस है कि हाई कोर्ट का भी क्षेत्र अधिकार नहीं लगता है, भाई उसके क्षेत्र अधिकार से बाहर है या गलत निर्णय दे दिया है, ठीक है, भाई दोनों कंडीशन यहां पे भी लागू लागू हो रही हैं कि हाई कोर्ट के भी क्षेत्र अधिकार में नहीं है और इसने गलत निर्णय दे दिया है, तब केस कहां पे जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा। किस रिट के द्वारा, उत्प्रेषण रिट के द्वारा ही। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो उत्प्रेषण रिट कौन देगा, भाई जिस वादी के वादी हो या प्रतिवादी हो, कोई भी हो सकता है, जिसको ये लगे कि मुझे न्याय उचित नहीं मिला है, ठीक है, या मेरे अधिकारों का क्या हुआ है, हनन हुआ है, या ये हो जाए कोर्ट, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दिया है आदेश तो हाई कोर्ट देखे, हाई कोर्ट ने आदेश दिया है तो सुप्रीम कोर्ट देखे कि भाई इनको तो क्षेत्र अधिकार है ही नहीं, इनको तो अधिकार है ही नहीं इस प्रकार के केस में निर्णय देने का, या इन्होंने जो निर्णय दिया है वो गलत दिया है, तो उत्प्रेषण के द्वारा उसे दोबारा सुना जाएगा। ठीक है, ये होता है उत्प्रेषण। अब बात करते हैं प्रतिषेध की। ठीक है, प्रतिषेध में क्या होता है, देखो वरिष्ठ न्यायालय है और ये क्या है, अधीनस्थ न्यायालय। हम इनको तीन कड़ी में बांटते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, फिलहाल इन्हें बांटते हैं। सबसे बड़ा कौन है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ठीक है, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसी केस के अंदर, किसी केस के अंतर्गत कोई निर्णय करने वाला है, यानी कि निर्णय करने वाला है, और यह बात पता पड़ जाए किसको, हाई कोर्ट को, कि भाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है किसी केस में क्या करने वाला है, निर्णय करने वाला है। ठीक है, हाई कोर्ट को क्या हो जाए, पता चल जाए कि भाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ना तो क्षेत्र अधिकार है, ठीक है, या वो जो निर्णय करने वाला है वो कैसा है, गलत है, या तीसरी बात कि अभी उसमें क्या करी जाए, निर्णय नहीं दिया जाए, अभी क्या लगा दो, उस पर रोक लगा दो, अभी इसमें और जांच पड़ताल करेंगे। ठीक है भाई, तीन क्षेत्र हो सकते हैं, या तो क्षेत्राधिकार ना हो, या गलत निर्णय करने जा रहे हो, या रोक लगा दें कि भाई अभी इसमें निर्णय ना, अभी मत दो, अभी इसमें क्या है, दोबारा से जांच बैठाएंगे, क्या कोई अन्य कार्य शेष रह गया है या कोई दस्तावेज रह गए हैं। कहने का मतलब है ये हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को रोक देगा निर्णय करने से। ठीक है, कि अभी आप जजमेंट या डिक्री पारित ना करो, अभी रोक दो उस केस को, बाद में देखा जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हाई कोर्ट किसी में यही सारी प्रक्रिया करने वाला है, यानी निर्णय देने वाला है किसी केस में, तो सुप्रीम कोर्ट इसे रोक देगी, किसको, हाई कोर्ट को, क्या लगा देगी, रोक। ठीक है, तो यहां पे क्या है, जो वरिष्ठ न्यायालय हैं अधीनस्थ न्यायालयों को रोकेंगे निर्णय करने से। ठीक है, तो उत्प्रेषण और प्रतिषेध में क्या अंतर है, उत्प्रेषण में निर्णय हो चुका होता है, ठीक है, निर्णय हो चुका होता है, निर्णय दिया जा चुका होता है, मतलब
केस खत्म, यानी उनकी तरफ से तो खत्म है, निर्णय क्या है, दे दिया है। और प्रतिषेध में क्या है, कोई निर्णय दिया जाने वाला है उस पर रोक लगाना। जो निर्णय दिया जाने वाला है उस पर रोक लगाना। तो सिर्फ ये अंतर है एक छोटा सा। उत्प्रेषण में क्या है, निर्णय दिया जा चुका है, उसे कौन सुनेगा, फिर उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय सुनेंगे। इधर से जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने निर्णय दिया है तो हाई कोर्ट, हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है अगर संतुष्ट नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट। तो यहां पे निर्णय हो चुका है किसमें, उत्प्रेषण में, उत्प्रेषण में निर्णय हो चुका है। और प्रतिषेध में क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अगर निर्णय देने वाला है तो हाई कोर्ट रोक लगाएगा, हाई कोर्ट निर्णय देने वाला है तो सुप्रीम कोर्ट रोक लगाएगा। यहां पे रोक लगाना होता है और वहां पे निर्णय दिया जा चुका है, उसे ऊपर के न्यायालय द्वारा सुना जाएगा। कार्य इसी प्रकार से करेंगे, वरिष्ठ न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों पर रोक लगाएंगे या उनकी कार्रवाइयों को आगे सुनेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई होगी। देखो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा लेंथी करा है, एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा टाइम लिया है, लेकिन मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना था कि जो आपका उत्प्रेषण और ये जो प्रतिषेध है ये बहुत ज्यादा क्या करता है, कंफ्यूज करता है। तो इसलिए मैंने दोनों को अच्छे से समझाने की कोशिश की है, जो आपके डाउट हैं वो क्या हो जाएं, क्लियर हो जाएं, आप परेशान ना हो पेपर में। सपोज करो उत्प्रेषण आ गया और आपने प्रतिषेध वहां पे लिख दिया, या प्रतिषेध या उत्प्रेषण में से कोई एक आ जाए और आप कंफ्यूज हो जाए कि यार थोड़ा मिलता जुलता है, क्या करें, है ना। तो उत्प्रेषण में क्या है, निर्णय, बस इतना याद करना है। और प्रतिषेध में क्या है, रोकना। ये दो शब्द बस याद रख लेना, रट लेना इनको अच्छे से। उत्प्रेषण, निर्णय, प्रतिषेध, रोकना, बस इन दो शब्दों से ही आप पेपर में खेल खेल जाओगे। ठीक है, और अच्छे नंबर जमा दोगे। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्या है भाई, शॉर्ट ट्रिक बन गई है याद करने की। उत्प्रेषण, निर्णय दिया जा चुका है, जो वरिष्ठ न्यायालय है वो निर्णय करेंगे, और प्रतिषेध रोक लगानी है अधीनस्थ न्यायालय पे वरिष्ठ न्यायालय द्वारा। ठीक है, प्रतिषेध लेख से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रकृति, उत्पत्ति और विकास को समझाइए। यह किन आधारों पर जारी किया जाता है। ठीक है, या तो इस प्रकार से आ जाएगा या ऐसे आएगा, प्रतिषेध और उत्प्रेषण में अंतर कीजिए। एक बात और समझ लीजिए, अगर अंतर आपसे बूझे तभी आपको अंतर लिखना है। भाई इस क्वेश्चन में तो मैंने ऐड करा है कि उत्प्रेषण और प्रतिषेध में क्या अंतर है। अगर एग्जामिनर आपसे प्रतिषेध लेख से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रकृति, उत्पत्ति और विकास बूझे, तो आपको अंतर नहीं लिखना है भाई। सही है, ये क्वेश्चन आपका अलग से 10 नंबर में भी आ सकता है, 5 नंबर में भी आ सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 10 और 20 दोनों में आ सकता है फर्स्ट नंबर का। तो आपको अंतर अगर बूझे तभी लिखना है, अन्यथा अंतर नहीं लिखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रतिषेध लेख का अर्थ देखो, जैसा कि मैंने बताया है प्रतिषेध और उत्प्रेषण मिलते जुलते हैं, लेकिन कार्य क्या है, रोकना और निर्णय, बस। ठीक है, प्रतिषेध भारत में उच्च तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया गया एक ऐसा आदेश है जो अवर न्यायालयों और न्यायाधिकरणों को इस आदेश से जारी किया जाता है कि उन्हें कुछ ऐसी कार्रवाइयां करने से रोका जाए जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, जैसा कि अभी मैंने बताया है, उच्च और उच्चतम न्यायालय द्वारा अवर न्यायालय यानी जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उनको रोका जाए किसी केस में निर्णय देने से, क्योंकि या तो उनका क्षेत्राधिकार नहीं है, या अभी उसमें अभी जांच बाकी करानी है, या कोई अन्य कारण है, अभी उसे रोका जाए। यह अधिकारियों को ऐसा क्षेत्राधिकार ग्रहण करने से रोकता है जो वे धारण नहीं करते। ठीक है, प्राधिकारी जिसके विरुद्ध प्रतिषेध रिट जारी किया जाता है
एक न्यायिक प्राधिकारी होना चाहिए। मतलब देखो, प्रतिषेध रिट किसके ऊपर जारी की जाएगी? अब वादी या प्रतिवादी के ऊपर तो जारी नहीं की जाएगी, वो किसके ऊपर जारी की जाएगी? वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीश के लिए या कोर्ट के लिए। बात एक मान लो, बात एक ही है, कोर्ट या न्यायाधीश को रिट जारी की जाएगी कि भाई अभी इसमें निर्णय ना देना, हमारा ये ऑर्डर है, हमारी ये आज्ञा है, ठीक है। तो इसे क्या कर दिया जाएगा? रोक दिया जाएगा। प्राधिकार क्या होता है? अब से पहले काफी बार बता चुका हूं, जिस प्रशासनिक अधिकारी को जिस पद पर नियुक्त करा जाता है जिस कार्य के लिए, उस कार्य को करने के लिए उससे कुछ शक्ति दी जाती है, उन शक्तियों का प्रयोग करने को ही प्राधिकार कहते हैं, ठीक है। प्रतिषेध रिट तभी जारी होती है जब अधीनस्थ न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा यह निर्णय दिया जाना हो। यानी यहां पे सही करता हूं, रुको। प्रतिषेध रिट तभी जारी होती है जब अधीनस्थ न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय दिया जाना हो। यहां पे जाना कर लेना, जाना हो। प्रतिषेध कब जारी की जाएगी? जब न्यायालय या न्यायाधीश द्वारा निर्णय किया जाने वाला हो। यदि ये निर्णय देते हैं तो इस स्थिति में उत्प्रेषण रिट जारी किया जाएगा, ना कि प्रतिषेध रिट। अगर निर्णय देते हैं, यहां पे लिखा है जैसे ये निर्णय देते हैं यानी दे चुके हैं, तब क्या होगा? उत्प्रेषण रिट। और देने ही वाले हैं तो प्रतिषेध, और दे चुके हैं तो उत्प्रेषण रिट जारी होगा। हमने यहाँ पे कुछ केस ऐड किए हैं, जैसे कि प्रत्येक वीडियो में आपको बताते हैं। अगर आप पेपर में केस लिखोगे तो आपके नंबर अच्छे आने के ज्यादा चांस रहते हैं। तो पहला है हमारे यहाँ पे केस 1, जुग्गीलाल बनाम दी कलेक्टर ऑफ बॉम्बे। दूसरा है हमारा पीबी बनाम खुशहाल दास आंडवानी। इनमें प्रतिषेध और उत्प्रेषण रिट की एक साथ प्रार्थना की गई है और इस प्रकार की परंपरा अन्य देशों में है, ठीक है। प्रतिषेध लेख की प्रकृति। प्रतिषेध रिट एक न्यायिक आदेश है जिसको उच्च या उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी लोक प्राधिकारी जैसे संवैधानिक, कानूनी या अकानूनी अभिकरण को कोई कार्य करने से रोकने के लिए जारी होता है जो वह करने जा रहा है, ठीक है। जब उसकी कार्यवाही अतिक्रमण, प्राकृतिक न्याय के अतिक्रमण में, दुरुपयोग या देश की विधि के उल्लंघन में हो। अगर कोई प्राधिकारी भी है, जो सरकारी अधिकारी है, जो अपने प्राधिकार का गलत इस्तेमाल करने जा रहा है या कोई विधि का उल्लंघन करने वाला है, किसी विधि को तोड़ने वाला है, तब भी उसके खिलाफ इस प्रकार से रोक लगाई जा सकती है, ठीक है। किसके द्वारा? प्रतिषेध लेख के द्वारा, प्रतिषेध रिट के द्वारा। ये नहीं है कि अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा ही, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं तो उनको भी इस प्रकार से रोका जा सकता है, ठीक है। प्रतिषेध लेख की उत्पत्ति और विकास। आप ये मत सोच लेना कि सिर्फ ये न्यायालय में लगेगा। भाई अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी है, अगर वो अपने अधिकारों का गलत उल्लंघन करने वाला है तो उसे रोकने के लिए भी इस प्रकार की रिट जारी की जा सकती है, ठीक है। प्रतिषेध और लेख की उत्पत्ति और विकास। प्रतिषेध लेख इंग्लैंड में सबसे पुराना है। इसका जन्म इंग्लैंड में 13वीं शताब्दी में हुआ, ठीक है। आगे देखते हैं दूसरा। यह आरंभ में धार्मिक न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को सीमित करने के लिए जारी किया जाता था। फिर इसका प्रयोग चांसरी एडमिरलिटी न्यायालय के क्षेत्राधिकार को सीमित करने के लिए किया जाने लगा। पहले किसमें लागू होता था? धर्म के कार्यों के लिए होता था, फिर ये आगे चांसलरी और एडमिरलिटी में लागू होने लगा। सामान्य अवस्थाओं में यह लेख किंग्स बेंच द्वारा जारी किया जाता था, क्योंकि न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को सीमित करने का अधिकार उसे ही था। इसे कौन लागू करता था? किंग्स बेंच द्वारा, क्योंकि उसी को इसके क्या दे रखे थे? अधिकार दे रखे थे।
परंतु बाद में इस लेख को चांसरी न्यायालय द्वारा भी जारी किया जाने लगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सर्वप्रथम भारत में इस समादेश का प्रयोग, ये जो प्रतिषेध जो रिट है, इसका जो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा 1834 में किया गया था। जो प्रतिषेध है इसका जो इस्तेमाल 1834 ईस्वी में कलकत्ता द्वारा हुआ था। ठीक है, 1834 में नेशनल कार्बन कंपनी में किया गया था। ठीक है, 1834 में प्रतिषेध का इस्तेमाल किया गया था और वो कहां पे किया गया था? नेशनल कार्बन कंपनी में। ठीक है, इसी प्रकार मद्रास उच्च न्यायालय ने कृष्ण अय्यर बनाम अनबर बैंक 1843 में यह समादेश जारी किया गया, जिससे स्थापित हुआ कि वे मुंफसिल किया गया, मुंफसिल न्यायालय को ऐसे समादेश जारी कर सकते हैं। ठीक है, आगे है फिर हमारा 6 नंबर का, किंतु सन 1877 विशिष्ट अनुतोष अधिनियम पारित करके इस न्यायालय को इस अधिकार से वंचित कर दिया गया। अब वे समादेश के स्थान पर केवल वैधानिक आदेश ही जारी कर सकते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रतिषेध लेख जारी करने के आधार। नंबर 1 है क्षेत्राधिकार संबंधी गलती। क्षेत्राधिकार संबंधी गलती के अंतर्गत क्षेत्राधिकार का अभाव, आधिक्य और दुरुपयोग शामिल है। भाई क्षेत्राधिकार संबंधी गलती क्या हो सकती है? क्षेत्राधिकार का अभाव हो सकता है, आधिक्य हो सकता है या दुरुपयोग शामिल हो सकता है। किसी मामले में जहां लोक प्राधिकारी को क्षेत्राधिकार नहीं है किंतु मामला ले लिया जाता है तो प्रतिषेध रिट क्षेत्राधिकार के अभाव में जारी किया जाएगा। भाई जैसे कोई प्रशासनिक अधिकारी है, ठीक है, या कोई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है या कोई प्रशासनिक अधिकारी है। भाई जैसे एक एग्जांपल लो, डीएम होता है। डीएम क्या होता है? एक डिस्ट्रिक्ट का मालिक होता है। अगर वो अपने डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर किसी अन्य डिस्ट्रिक्ट में जाकर अपने कार्यों को करने लगे, अपनी पावर को दिखाने लगे, या कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, एक तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गया, अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ये अपने कार्यों का जो या तो गलत तरीके से करने लगे या अपने कार्यों को दूसरे के क्षेत्र अधिकार में जाकर करने लगे, तो भाई प्रतिषेध रिट जारी की जाएगी। किसको? डीएम को या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को या कोई अन्य प्रशासनिक अधिकारी है, ये हो सकता है कोई अन्य प्रशासनिक अधिकारी है उसको, कि भाई आपका क्षेत्र अधिकार नहीं है वहां पे अपनी प्राधिकार का इस्तेमाल करने का, आप क्या है वहां पर रुक जाओ, आप वहां पर अपना कार्य ना करो, तो प्रतिषेध के द्वारा क्या होगा? वहां पे रोक लगा दी जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें केस है, नंबर 1 है बंगाल इम्यूनिटी कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार राज्य 1955। दूसरा है हरि नारायण राय बनाम रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी 1965। ये अथॉरिटी नहीं है, अथॉरिटी है। ठीक है, यहां पे अथॉरिटी है। तीसरा है सॉरी पॉइंट दूसरा है, केस 2 हो गए हैं, हमारा 1 और 2 केस 2 हो गए हैं। अब पॉइंट नंबर हमारा दूसरा है, पॉइंट नंबर था क्षेत्राधिकार संबंधी गलती, दूसरा है पॉइंट हमारा नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन। भारत में प्रतिषेध रिट का प्रयोग मनमानी प्रशासनिक कार्रवाइयों के विरुद्ध व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करने के लिए होता है। प्राकृतिक जो विधि होती है, प्राकृतिक जो न्याय होता है, वो क्या करता है? अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी है अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता है या जो उसे विधि का पालन करने के लिए वहां पर नियुक्त किया गया है उस विधि को लागू नहीं करता है, तो प्राकृतिक न्याय कहता है कि भाई उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, उसके कर्तव्यों और उसके दायित्वों को याद दिलाया जाए। उसी प्रकार से प्रतिषेध रिट जारी करके
उस व्यक्ति को उसके कर्तव्यों को याद दिलाया जाएगा या उसके क्षेत्र अधिकार को उसे बताया जाएगा, ठीक है। और उसे उसके अधिकारों को जो वो गलत प्रकार से निभा रहा है उसे करने से रोकेंगे, या अन्य किसी क्षेत्र में जाके अगर वो कार्य कर रहा है तो प्रतिषेध रिट द्वारा उसे रोकेंगे, ठीक है। इसमें केस हैं मुन्नू संपा एंड सन्स बनाम निष्कांत संपत्ति अभिरक्षक 1962। दूसरा है जोनेजा बनाम दास गुप्ता 1953। आगे चलते हैं। तीसरा पॉइंट है इसमें कपट। कपट के आधार पर भी प्रतिषेध रिट जारी किया जा सकता है, किंतु भारत में ऐसा विनिश्चय नहीं है जहां कपट के कारण प्रतिषेध रिट जारी किया गया हो, ठीक है। कपट के मैटर कोई आते नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। प्रतिषेध और उत्प्रेषण में अंतर बताइए। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि प्रतिषेध और उत्प्रेषण रिट में अंतर बताइए, तभी आपको इन दोनों में अंतर बताना है, अन्यथा अंतर नहीं बताना है, ठीक है। आपका क्वेश्चन यहीं पे क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। प्रतिषेध और उत्प्रेषण में अंतर। प्रतिषेध बहुत कुछ उत्प्रेषण से मिलता जुलता है, या ऐसे हो सकता है कि जैसे आपका यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, आप हल्की सी डेफिनेशन लिखो 4-5 लाइन की, मतलब छोटी सी, कि ये जो प्रतिषेध है थोड़ा सा मिलता जुलता उत्प्रेषण जैसा है, उससे थोड़ा सा रिलेटेड आप लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा 4 या 5 लाइन लिख देना, ज्यादा पूरा नहीं लिखना है आपको, है ना, थोड़ा सा मिलता जुलता है। जैसे यहां पे लिखा हुआ है, प्रतिषेध बहुत कुछ उत्प्रेषण से मिलता जुलता है। ये दोनों रिट मुख्यतः अधीनस्थ न्यायालयों को अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाने से रोकने के लिए जारी किए जाते हैं। बस इतना लिख देना बस, ठीक है। यहां पे खत्म ना करना, आप यहां पे कर देना अपना क्वेश्चन प्रतिषेध का लिख के, फिर लास्ट में यहां पे लिख देना कि ये जो प्रतिषेध है कुछ कुछ उत्प्रेषण जैसी मिलती जुलती है, तो ठीक है, यहां पे आपका खत्म हो जाएगा। अगर अंतर बूझे तो यहां से स्टार्ट करना है, और जहां तक अब मैं कर रहा हूं वहां तक आपको अंतर कर देना है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन आपका यहां पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगर अंतर बूझे तो यहां से स्टार्ट करना है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें एग्जाम्पल है हरी विष्णु बनाम अहमद इसहाक 1955 सुप्रीम कोर्ट। उच्चतम न्यायालय ने दोनों रिटों में अंतर करते हुए कहा, भाई कौन से केस में कहा है, हरी विष्णु बनाम अहमद में जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा उच्चतम न्यायालय, उन्होंने इनमें अंतर बताया है, बहुत ही प्यारा सा। उसे देखते हैं क्या अंतर बताया है। जब कोई अधीनस्थ न्यायालय ऐसे मामलों की सुनवाई करता है जिस पर उसे क्षेत्राधिकार नहीं है, तो जैसा कि मैंने बताया है क्षेत्राधिकार नहीं है, तो वरिष्ठ न्यायालय जो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय होते हैं, प्रतिषेध रिट जारी करके अधीनस्थ न्यायालय की उन कार्रवाइयों को आगे बढ़ाने से रोक सकता है। अगर कोई छोटे क्रम के जो न्यायालय होते हैं या न्यायाधीश होते हैं, वो इस प्रकार के केस में निर्णय देने वाले हैं जो उनके क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, और या वो गलत निर्णय करने वाले हैं, तो जो बड़े न्यायालय होते हैं वो प्रतिषेध रिट द्वारा उसे क्या करते हैं, रोक देते हैं, ठीक है। दूसरा है, यदि अधीनस्थ न्यायालय जो छोटे न्यायालय हैं मुकदमे में सुनवाई कर चुका है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ये वाला निर्णय दिया जा चुका है। यदि अधीनस्थ न्यायालय मुकदमे में सुनवाई कर चुका है और निर्णय दे चुका है, तो उत्प्रेषण रिट जारी किया जाएगा और उक्त कार्रवाई को रद्द किया जाएगा। अगर छोटे न्यायालय द्वारा किसी ऐसे केस में निर्णय दिया जा चुका है जो उसके क्षेत्राधिकार में नहीं है, या निर्णय गलत हो चुका है उनसे, तो जो बड़े वरिष्ठ न्यायालय हैं, जो बड़े हैं, उनके द्वारा उत्प्रेषण रिट जारी किया जाएगा और कहा जाएगा
कि आपने जो निर्णय दिया है वो गलत है, इसको ऊपर भेजो इस केस को, हम इसमें सुनवाई करेंगे। ठीक है, लेकिन इसकी सूचना कौन देगा उत्प्रेषण की, भाई के निर्णय गलत हुआ है या सही हुआ है? जिस वादी या प्रतिवादी जिसके अधिकारों का हनन हुआ है या गलत निर्णय हुआ है उसके केस में वो याचिका लेकर जाएगा ऊपर के कोर्ट में। ठीक है, आगे चलते हैं। संक्षेप में प्रतिषेध रिट एक कार्यवाही के माध्यम से जारी होता है जिससे उस कार्रवाई को रोका जा सके, जबकि उत्प्रेषण रिट कार्रवाई की समाप्ति पर अंतिम निर्णय के विरुद्ध निर्णय को रद्द करने के लिए जारी किया जाता है। ठीक है, दूसरी बात, जो हमारा ये संक्षेप है या हम यहां पे लिख सकते हैं निष्कर्ष। भाई निष्कर्ष क्या होता है? निष्कर्ष कभी भी किसी स्टूडेंट को रट के नहीं जाना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे संक्षेप में लिखा है मोटे तौर पर, या कोई निष्कर्ष में मैंने लिखा होता तो आपको उसे याद नहीं करना है। निष्कर्ष का मतलब होता है कि आपने इस वाले क्वेश्चन से क्या सीखा है। ठीक है, उसको अपने शब्दों में व्यक्त करो। आप उसको 5 लाइन में लिख सकते हो, 10 लाइन में लिख सकते हो, आधे पेज में लिख सकते हो निष्कर्ष को। कोशिश तो यही करना कि बहुत प्यारा कम शब्दों में लिखने की कोशिश करो निष्कर्ष को। अगर आपके शब्द बड़े प्यारे हैं या आपका लिखने का तरीका बहुत अच्छा है तो आप 6-7 लाइन अपनी कंप्लीट करके अच्छा सा निष्कर्ष वहां पे लिख देना, तो आपसे एग्जामिनर थोड़ा इंप्रेस हो जाएगा। ठीक है, और जो आपने क्वेश्चन से क्या सीखा है, क्या मांगा है, क्या बात थी, क्या उतार चढ़ाव है, वो सब अगर लिखोगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। दूसरी बात, ये जो निष्कर्ष होता है और जो संक्षेप होता है ये आपको इसी क्वेश्चन में नहीं करना है। आप जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन करो, प्रत्येक में आपको निष्कर्ष लिखना होता है। ठीक है, निष्कर्ष क्या होता है? एग्जामिनर अगर कॉपी चेक करता है तो आपके निष्कर्ष को देखता है, थोड़ा सा स्टार्टिंग देखेगा और आपकी राइटिंग, केसेस और डेफिनेशन को मोटा मोटी देखेगा, और निष्कर्ष पर अगर आपने लिखा है तो आप उसकी नजर सीधी उस पर जाएगी। क्योंकि निष्कर्ष का क्या मतलब होता है? पूरे क्वेश्चन का निचोड़। कि अगर आपका निष्कर्ष अच्छा है और निष्कर्ष ने एग्जामिनर का मन मोह लिया तो आपको बहुत अच्छे नंबर देके जाने वाला है। तो आप क्या है, जब निष्कर्ष में सारी चीजें आ जाती हैं आपकी मोटा मोटी, तो वो समझेगा कि भाई बच्चे को आता है, इसने कुछ अच्छा ही किया होगा। अगर आपका थोड़ा सा ऊपर नीचे उतार चढ़ाव क्वेश्चन के बीच में हो गया है, क्वेश्चन के आंसर के बीच में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन निष्कर्ष पे थोड़ी जान लगा देना, अच्छा सा प्यारा सा बेहतरीन सा लिख देना। ठीक है, तो ये आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है आपके लिए आज यहाँ पे समाप्त हो चुका है, खत्म हो गया है। आपके ये 17 क्वेश्चन थे। आपका 80% प्लस पेपर यहीं से कंप्लीट हो जाएगा, आ जाएगा 80+%। ठीक है, ये नहीं कि 80 से कम, 80 कम से कम है, ज्यादा 100 भी आ सकता है, 90 भी, 85 भी, 95 भी। ठीक है, आप सिर्फ इन क्वेश्चनों को ही देखना, इनसे ही तुम्हारे पेपर में अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, आपने वीडियो को अंत तक देखा है, मुझे अच्छे से सुना है, उसके लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। अगर किसी स्टूडेंट को हमारे पीडीएफ नोट्स चाहिए, जैसे मुस्लिम लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इंटरनेशनल लॉ, लॉ ऑफ प्रॉपर्टी, प्रोफेशनल एथिक्स, तो आप इस वाले कॉन्टैक्ट पे हमसे व्हाट्सएप पे आइए, बात कीजिए और अपने पीडीएफ नोट्स परचेज कर सकते हो। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।